उस सुनहरे चक्र को देखते हुए हैरानी के साथ पूछती है, अब ये क्या चीज है? दीपा पलक को घूरते हुए आसमान में दिख रहे सुनहरे चक्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुझे नहीं पता क्या ये क्या है? पलक चालाकी दिखाते हुए फिर बोल पड़ती है, नहीं पता तभी तो पूछ रही हूं मैं तुमसे। कालस्वामी ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। दीपा पलक को एकटक ही देखते रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। पलक दीपा से फिर पूछ पड़ती है, अब तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताती क्यों नहीं कि ये आसमान में सुनहरे रंग का चक्र कैसा है? आखिर ये है क्या? दीपा कहती है, अगर कालस्वामी ने तुझे इस चक्र के बारे में कुछ नहीं बताया है तो कुछ सोच समझ कर ही नहीं बताया होगा। हो सकता है कालस्वामी चाहते ही ना हो कि तुझे इस चक्र के बारे में कुछ पता चले, इसलिए मैं भी तुझे इस चक्र के बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। पलक उतावलेपन के साथ बोल पड़ती है, पर मुझे जानना है कि ये चक्र क्या है। दीपा कुछ तीखे स्वर में कहती है, अगर तुझे जानना ही है तो जब तू कालस्वामी से मिलेगी तभी उनसे इस चक्र के बारे में पूछ लेना। मैं तुझे इस चक्र के बारे में कुछ नहीं बता सकती, वरना कालस्वामी इस गुस्ताखी के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुझे तो पता ही होगा कि अगर कोई कालस्वामी के खिलाफ जाता है तो वो उसका क्या हाल करते हैं। दीपा के हाव भाव देखने पर पलक समझ गई थी कि दीपा उस आसमान में एक ही जगह पर घूम रहे सुनहरे गोल चक्र के बारे में कुछ नहीं बताने वाली, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। इसलिए पलक चुप ही रहती है। दीपा खुद ही पलक से बोल पड़ती है, अगर तुझे इतनी ही जल्दी है इस सुनहरे चक्र के बारे में जानने की तो मेरे साथ चल कालस्वामी के पास। पलक हड़बड़ाहट के साथ नामे अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैंने कहा ना मैं अपनी बहनों का इंतजार कर रही हूँ, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुबह ही दूसरी तरफ से पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू करेंगी। दीपा कहती है, फिर तो उन्हें बहुत देर हो जाएगी यहाँ आने में। मुझे तो कालस्वामी के पास आज रात ही पहुंचना है। दीपा अपनी आंखें बड़ी करते हुए आगे की बात कहती है, तुझे तो पता ही होगा कि आज रात क्या है। दीपा पलक को ही एकटक देखते रहती है। पलक के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर दीपा समझ गई थी कि उसे इस बारे में भी कुछ पता नहीं था। दीपा तुरंत बोल पड़ती है, अरे तुझे तो ये भी नहीं पता आज अमावस्या की रात है, तभी तो कालस्वामी ने आज की रात आने के लिए बोला था मुझे। पलक कुछ कहने वाली थी कि तभी दीपा खुद ही बोल पड़ती है, एक बात समझ नहीं आ रही, बुलाया तो कालस्वामी ने तुझे भी है, पर उन्होंने तुझे अमावस्या की रात क्यों नहीं बुलाया? दीपा ने जितनी चालाकी के साथ पलक से ये सवाल पूछा था, पलक उससे ज्यादा चालाकी दिखाते हुए बोल पड़ती है, वो मैं एक आम इंसान हूँ ना, तुम्हारी तरह जादूगरनी थोड़ी हूँ। उनके सेवक ने तो मुझसे कहा था कि जब मैं और मेरी बहनें पूरी तरह अपनी स्वेच्छा से ये काम करने के लिए तैयार हो तो हम आ सकते हैं, और अब हम तैयार हो गए तो कालस्वामी के पास चले आए। उन्होंने हमें दक्षिण की तरफ ही आने के लिए कहा था। दीपा मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, तुझे रुकना है अपनी बहनों के लिए तो तू रुक, पर मैं नहीं रुक सकती। मुझे तो आज रात ही अपने कालस्वामी के पास पहुंचना है कालगढ़। दीपा के मुंह से ये बात सुनकर पलक मन ही मन खुश होने लग जाती है। आखिर वो यही तो चाहती थी कि उसे दीपा के साथ काले साए के पास न जाना पड़े। पर पलक को इस बात का कुछ दुख भी था, क्योंकि वो अभी और बातें करके दीपा को ये याद दिलाने की कोशिश करना चाहती थी कि वो उसकी बहन है। पर जितनी भी बातें पलक ने दीपा से की थी, उससे पलक इतना तो समझ ही गई थी कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, दीपा को कुछ याद नहीं आने वाला है, वो सब कुछ भूल चुकी है। दीपा वहां से जाने लग जाती है और पलक चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाती है। वो बस दीपा को वहां से जाते हुए देखते रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। पलक मन में सोचने लग जाती है, काश इस वक्त अभिमन्यु मेरे साथ होता तो वो कोई ना कोई तोड़ ढूंढ ही लेता दीप्ति दीदी को ठीक करने का। उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। पलक आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, तुम कहाँ हो अभिमन्यु? मुझे तुम्हारी कमी बहुत खल रही है। इतना कहकर पलक जहाँ पर थी वहीं पर बैठ जाती है। जब पलक देखती है कि दीपा बहुत दूर जा चुकी है, अब वो उसे दिखाई नहीं दे रही है, तो पलक भी वहां से आगे बढ़ने का मन बना लेती है और वो आसमान में सुनहरे रंग में घूम रहे गोल चक्र को देखकर समझ गई थी कि उसे दक्षिण में किस तरफ जाना है। पहाड़ी पर से गुलाटी खाने के कारण पलक को कई सारे खरोंचे लगी थी, जो अब उसे पीड़ा देने लग गई थी। उसके जख्म दुखने लग गए थे। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो अपने कदम आगे बढ़ाए। उसका मन तो कर रहा था कि वो वहीं पर बैठकर रात भर आराम कर ले, पर वो जानती थी कि अगर वो आराम करने रुकी तो हो सकता है फिर काले साए के पास पहुंच ही ना पाए। यही सही मौका था उस काले साए के पते के बारे में पता लगाने का। पलक खुद को उम्मीद देते हुए कहती है, उठ पलक, तू इस तरह आराम नहीं कर सकती। अभिमन्यु को ढूंढते हुए तुझे उस काले साए के बारे में पता चल गया है। हो सकता है किस्मत को यही मंजूर हो, किस्मत खुद तुझे बताना चाहती हो कि काला साया कहाँ पर है।
आखिर युग और यामिनी भी तो उस काले साए के बारे में पता करने में लगे हुए थे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि काला साया कहां पर है। अब तुझे पता चल गया है, अब तुझे देखना होगा कि वो कहां पर है और जाकर सारी बात युग और यामिनी को बतानी ही होगी। रही अभिमन्यु की बात, तो अगर किस्मत में उससे तेरा मिलना लिखा होगा तो वो भी जरूर हो जाएगा। तू अपने अभिमन्यु से जरूर मिलेगी। पलक हिम्मत करते हुए वापस से अपने पैरों पर खड़ी होती है और आसमान में जो सुनहरा चक्र एक ही जगह पर गोल घूमता हुआ नजर आ रहा था, उस तरफ जाने लग जाती है। दर्द से कराहते हुए पलक फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। उसके मन में इस वक्त बस एक ही ख्याल चल रहा था और वो ये कि उसे जल्दी से जल्दी काले साए के पास पहुंचना था। वहां पहुंचकर वो देखना चाहती थी कि आखिर काला साया क्या करने की तैयारी कर रहा है, और सबसे जरूरी बात कि आखिर ये कालगढ़ है क्या जिसका जिक्र दीपा ने उसके सामने किया था। कुछ घंटे चलने के बाद ही पलक उस जगह के पास पहुंचने लग जाती है जहां से सुनहरी रोशनी जमीन से निकलते हुए आसमान की तरफ जा रही थी। वो उस जगह के करीब पहुंचने लग गई थी। वो जैसे जैसे उस सुनहरे चक्र के करीब पहुंचते जा रही थी, वो सुनहरा चक्र उसे और ज्यादा बड़ा और क्लियर नजर आने लग गया था। पलक अपने कदम आगे बढ़ाई रही थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। उन कदमों की आहट सुनते ही पलक जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है और फुर्ती के साथ पास में ही मौजूद झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। इस बार पलक को एक नहीं बल्कि ढेर सारे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कई सारे लोग एक ही ताल में कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हों। पलक वहां पर छुपी हुई थी कि तभी वो देखती है कि दूसरी तरफ से करीब 50 से भी ज्यादा लोग काला लबादा पहने हुए एक साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे। वो काला लबादा इतना बड़ा था कि किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सभी का चेहरा ढका हुआ था। उन सबको देखकर पलक समझ जाती है कि वो जिंदा इंसान नहीं बल्कि काले साए की मुर्दों की सेना थी, क्योंकि उसकी मुर्दों की सेना इसी तरह काला लबादा पहना करती थी जिससे उसने पहले भी देखा था दैवीय झरने के पास। उन मुर्दों की सेना को देखकर पलक मन में सोचने लग जाती है, इतने सारे मुर्दे, वो भी एक साथ। आखिर ये काला साया तैयारी किस चीज की कर रहा है? क्या है इसकी अगली चाल? पलक देखती है कि वो मुर्दों की सेना उस सुनहरी रोशनी की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रही थी। जब वो मुर्दे कुछ आगे निकल जाते हैं तो पलक बड़े ही शातिर तरीके से उनके पीछे पीछे बिना कोई आहट किए जाने लग जाती है। कुछ दूर चलने के बाद ही वो सारे मुर्दे एक साथ थम जाते हैं, एक बड़ा सा गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। पलक जब अपनी नजरें यहाँ वहां दौड़ाते हुए उस घेरे के अंदर झांकने की कोशिश करती है तो वहां का मंजर देखकर पलक के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पलक देखती है कि वहां पर काला साया जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ था और उसके सामने जमीन पर ही ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था। उस काले साए ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी जैसे वो कोई साधना कर रहा हो। ट्रायंगल के अंदर जो आंख का निशान था, ठीक उसके ऊपर ही आसमान में वो सुनहरा गोल चक्र बना हुआ था जिसे देखकर पलक यहाँ तक पहुंची थी। वो सुनहरा चक्र अभी भी एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था। आसपास ही जगह जगह पर कुछ मशालें जल रही थीं, जिन्हें पेड़ से सटाकर बांधा गया था ताकि कुछ रोशनी हो सके। उसी रोशनी के कारण पलक सब कुछ देख पा रही थी। पलक जब अपनी नजरें कुछ और तेज करती है तो देखती है कि दीपा भी उसी घेरे के अंदर खड़ी हुई थी। वो काले साए के ठीक सामने मौजूद थी। दीपा के बगल में ही 3 आदमी काला लबादा ओढ़े हुए खड़े थे, जैसे वो तीनों काले साए के कुछ खास हो। तभी उन्हें बाकी सब मुर्दों से अलग खड़ा किया गया था। फर्श पर बने हुए निशान को देखकर पलक मन में सोचने लग जाती है, ये तो ठीक वैसा ही निशान है जैसा ग्रेवयार्ड कोठी में रूम नंबर 666 के अंदर फर्श पर बना हुआ था। पर इस काले साए ने ये निशान यहाँ पर क्यों बनाया हुआ है और ये ऐसे बैठकर कर क्या रहा है? पलक बड़े गौर से अपने चारों तरफ नजरें फिराने लग जाती है। आसपास गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी की नजर काले साए के ऊपर थी और काला साया ध्यान लगाए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग काले साए के ध्यान से जागने का इंतजार कर रहे हो। दीपा अपने दोनों हाथ जोड़कर काले साए के सामने खड़ी हुई थी। पलक को पास ही में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है, एक ऐसा पेड़ जो झाड़ियों से लदा हुआ था। उसके पीछे पलक बड़ी आसानी से छुप सकती थी। पलक बिना देरी करे वहां पर जाकर तुरंत छुप जाती है और किसी को कानो कान इस बात की कोई भनक नहीं लगती है। पलक एक ऐसी जगह पर छुपी हुई थी जहां से उसे सब कुछ दिखाई भी दे रहा था और सुनाई भी दे रहा था। पलक अपने मुंह के पास वॉइस रिकॉर्डर लाती है और उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहती है, जब मैं दीप्ति दीदी का पीछा करने निकली थी तो वहीं रास्ते में ही मुझे मुर्दों की सेना की टोली मिली थी, जिनका पीछा करते हुए मैं उस जगह पर पहुंच गई हूँ जहां पर काला साया मौजूद है।
इस वक्त काला साया मेरी आंखों के सामने है। वो पहले से और ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली लग रहा है। मुझे तो लगा था कि अनुराग अंकल का शरीर ना होने के कारण वो कमजोर हो गया होगा, पर ये तो और बलशाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई हो। पलक एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ती है, मैं तो दीप्ति दीदी को लेकर ज्यादा परेशान हूँ। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि दीप्ति दीदी यहाँ पर इस काले साए के पास क्यों आई है। उस काले साए ने मेरी दीप्ति दीदी को क्यों बुलाया है? आखिर उस काले साए को मेरी दीप्ति दीदी से क्या काम है? कहीं ये उनके साथ कुछ कर ना दे। पलक वॉइस रिकॉर्डर में ये सब बातें रिकॉर्ड कर ही रही थी कि तभी वो देखती है जमीन पर जो ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था, उसकी आंख की पुतली में हलचल होने लग गई थी। वो आंख की पुतली गोल गोल घूमने लग जाती है। जैसे ही उस पुतली में हलचल शुरू होती है, काला साया तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। काले साये की आंखें पीले रंग में चमके जा रही थी। जैसे ही काला साया अपनी आंखें खोलता है, दीपा हड़बड़ाहट के साथ अपना सिर नीचे झुकाते हुए काले साये से बोल पड़ती है, काल स्वामी का काला साया कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काल स्वामी की जय हो काल स्वामी की। दीपा को देखकर काला साया मुस्कुराने लग जाता है। दीपा खुश होते हुए फिर बोल पड़ती है, जय हो काल स्वामी की जय हो। काला साया भारी आवाज में दीपा से कहता है, तो तू आ गई जादूगरनी दीपा, महान जादूगरनी, मायाधारी की सबसे करीबी जादूगरनी। जब दीपा काले साये के मुंह से इस तरह अपनी तारीफ सुनती है तो वो शर्माने लग जाती है और शर्माते हुए ही अपना सिर नीचे कर लेती है। दीपा धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर करते हुए कहती है, मुझे तो आना ही था काल स्वामी, आपने जो मुझे बुलाया था। आप मुझे बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? काला साया कहता है, एकदम सही वक्त पर आई है तू। अमावस्या की रात भी शुरू हो चुकी है। दीपा चुप ही रहती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि काले साये के कहने का क्या मतलब था। काला साया फिर खुद ही बोल पड़ता है, तुझे पता तो चल ही गया होगा कि मैं कालगढ़ बना रहा हूँ। दीपा आसमान में जो सुनहरा चक्र घूम रहा था उसे देखते हुए कहती है, हाँ काल स्वामी, इस बात की खबर तो मुझे बहुत पहले ही लग गई थी, पर अब जब यहाँ पर आई हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तैयारी जोरों पर है। आप जल्द ही कालगढ़ बना लेंगे। काला साया दीपा से सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहता है, मैं कालगढ़ तो बना लूंगा, पर अभी कालगढ़ बहुत अधूरा है और उसे पूरा करने में मुझे तेरी मदद चाहिए। दीपा झट से बोल पड़ती है, मैं आपकी मदद करने ही तो आई हूँ काल स्वामी। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। दीपा एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरते हुए काले साये से पूछ पड़ती है, कहिए काल स्वामी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।